लोग पृथ्वी के नाम से जानते हैं। इसी पृथ्वी पर रहने वाला एक लड़का अभय राठौर, जिनका मानना है कि एलियन जैसी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं होता। अभय एक 18 साल का एक दुबला पतला और खूबसूरत लड़का है। एक वक्त था जब अभय का परिवार शहर के टॉप 10 अमीर परिवारों में गिना जाता था। मगर अभय के पिता की मौत के बाद अभय के पिता के बिजनेस पार्टनर्स ने उसके पिता यश राठौर की कंपनी पर अपना कब्जा कर लिया, जिस कारण अभय के परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बहुत ही बिगड़ गई। अभय की मां सुनीता राठौर ने अभय की परवरिश अकेले की थी, जिस कारण उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। सुनीता के बीमार रहने का कारण था उसका ऑफिस में देर रात तक काम करना। अपने पति की मौत के बाद सुनीता ने अभय की परवरिश के लिए प्राइवेट जॉब करना शुरू कर दिया था। वह दिन में एक ऑफिस में काम करती थी और शाम के वक्त कोचिंग पढ़ाती थी। अभय ने अपने स्कूल में टॉप किया था, जिस कारण उसका एडमिशन दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज किंग अकादमी में हुआ था और आज उसका कॉलेज में अपना पहला दिन था। अभय जैसे ही कॉलेज के गेट के पास पहुंचता है, उसे कुछ लड़के और लड़कियां कॉलेज के गेट के पास खड़े हुए मिलते हैं। ये सीनियर स्टूडेंट्स थे। वह कॉलेज में आने वाले फ्रेशर्स को परेशान कर रहे थे। जब अभय कॉलेज गेट के अंदर पहुंचता है तो उन लड़कों में से एक लड़का, जिसका नाम विशाल मौर्य था, अभय को आवाज लगाते हुए कहता है, विशाल, सीटी बजाते हुए, ओए इधर आ। अभय विशाल की आवाज सुनकर अपने आसपास देखता है और अपनी उंगली को अपनी ओर पॉइंट करते हुए कहता है, अभय कौन में? क्या आप मुझे बुला रहे हो? क्या तुझे अपने अलावा कोई और दिख रहा है? अपने आसपास कृष्णा साहू, उसी ग्रुप की एक लड़की अभय की ओर देखते हुए कहती है। अभय धीरे धीरे उस ग्रुप के पास जाता है और विशाल नाम के लड़के के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। विशाल अभय को ऊपर से नीचे तक देखता है और हंसते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है और बोलता है, विशाल, तेरा नाम क्या है? अभय राठौर। उसी ग्रुप में एक मस्कुलर लड़का जो कॉलेज की बाउंड्री के पास खड़ा था, वह आगे निकल कर आता है और अभय के सामने खड़ा हो जाता है। उसका नाम दिनेश सोलंकी था। वह इमोशनलेस अंदाज में अभय से कहता है, दिनेश सोलंकी, तो अभय, तेरा कॉलेज में आज पहला दिन है और इस अकादमी का रूल है, जब भी कोई फ्रेशर्स कॉलेज में ज्वाइन होता है तो उसे अपने फर्स्ट दिन सीनियर की हर बात माननी पड़ती है। दिनेश की बात सुनकर अभय इतना तो समझ गया था कि यह लोग बिना उनकी बात बनवाया अभय को कॉलेज में नहीं जाने देंगे। तो अभय दिनेश सोलंकी से कहता है, अभय अफ, ठीक है, क्या करना होगा मुझे? अभय का रिप्लाई सुनकर तानिया ओबेरॉय गेट की ओर इशारा करते हुए कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें गेट के पास यह गुलाब का फूल लेकर खड़ा होना है और जो भी पहला शख्स वहां से गुजरता है तुम्हें उसे यह फूल देना होगा। अभय तानिया ओबेरॉय के हाथ से वो गुलाब का फूल लेता है और घबराता हुआ गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अभय के जाते ही वह सभी सीनियर स्टूडेंट वहीं खड़े खड़े अभय को देखते हैं और उसे पर हंसते हैं। अभय का दिल इस वक्त किसी रेसिंग कार के इंजन की तरह धड़क रहा था। तभी गेट की तरफ से एक बहुत ही सुंदर लड़की ब्लैक रंग की साड़ी पहने हुए गेट के अंदर आती है। वह लड़की 28-29 साल की एक टीचर थी, जिसका नाम मीनाक्षी अरोड़ा था। जैसे जैसे वह अभय के करीब आ रही थी, अभय के दिल की धड़कन और तेजी से धड़क रही थी। जब मीनाक्षी अरोड़ा अभय के ठीक सामने पहुंच जाती है, तब तो अभय का दिल किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड के बराबर धड़कने लग गया था। मीनाक्षी अरोड़ा अभय के पास से गुजर जाती है, मगर अभय अभी भी वही भूत बने खड़ा रहता है। वह घबराहट की वजह से यह भी भूल चुका था कि उसके माथे का पसीना जमीन पर टपकने लग गया है। डर के कारण अभय विशाल का दिया हुआ गुलाब भी मीनाक्षी अरोड़ा को नहीं दे पाया। अभय जब तक होश में आया, मीनाक्षी अरोड़ा वहां से जा चुकी थी। तभी अचानक एक पंच अभय के चेहरे पर पड़ता है। उस पंच के इंपैक्ट के कारण अभय अपना चेहरा पकड़े हुए जमीन पर गिर पड़ता है। विशाल मोड़ चिल्लाते हुए अभय से बोलता है, विशाल, मैंने तुझे यह गुलाब सिर्फ पकड़े रखने के लिए नहीं दिया था। तुझे यह गुलाब उस शख्स को देना था जो उस गेट से अंदर आता, फिर तूने यह गुलाब
मिस मीनाक्षी को क्यों नहीं दिया? अभय अपने चेहरे पर अपने हाथों को रखे हुए जमीन पर लेटे दर्द में कहरा रहा था। विशाल अभय की कॉलर पकड़कर उसको उठाता है, उसके मुंह पर और एक पंच मारता है। उस पंच की वजह से अभय की नाक से खून बहने लगता है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। अभय की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब अभय अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को कोलाज में बने नर्सिंग रूम में पाता है। अभय को कुछ समझ नहीं आता है कि वहां यहां कैसे पहुंचा और उसे यहां कौन लाया। तभी उसकी नजर पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठी एक लड़की पर पड़ती है, जो कि दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। अभय उस बेड पर दीवार का सहारा लेते हुए बैठता है और उस लड़की से बोलता है। अभय खांसते हुए, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे नर्सिंग रूम में लाई हो? वह लड़की, जिसका नाम रंजना ओसवाल था, वह अपनी पलकें उठाकर अभय को देखती हैं और बोलती है, रंजना, हाँ, मैं ही तुम्हें नर्सिंग रूम में लाई हूं। वैसे तुम्हें लाने वाली में नहीं, मेरा बड़ा भाई है। रंजना अभय को नर्सिंग रूम के बाहर मैदान में खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहती है और अभय को आराम करने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। अभय भी कुछ देर आराम करने के बाद वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अभय अभी सिर्फ कोलाज के गेट से थोड़ी दूरी ही चला था कि एक कार उसके पास आकर रोकती है। उस कार में बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं, विशाल मोड़ था। वह 90 के दशक की फिल्मों के विलेन की तरह कार से उतरता है और अभय के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। विशाल अभय को ऊपर से नीचे तक देखता है, मानो वह कोई गलत चीज हो, और अपनी आंखें सी कोटते हुए बोलता है, विशाल, तुझे क्या लगा तू मुझसे यानी कि विशाल मोड़ से बच जाएगा? गलत फहमी है ये तेरी। तूने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। बस तू देख मैं तेरी कोलाज लाइफ कैसे बर्बाद करता हूं। इतना कहकर वह अभय को ऐसे देखता है मानो वह कोई घिनौनी चीज हो और एक सरकास्टिक स्माइल में हंसता है और फिर आपने घर का गेट खोलकर उसमें बैठता है और वहां से चला जाता है। अभय भी अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो अपनी मां को आवाज लगता है, मगर उसे उसकी मां कहीं दिखाई नहीं देती। तभी अभय के मोबाइल फोन की घंटी बजती है। अभय अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है और कॉल रिसीव करता है। ना 30, ना 40, ना 50, अब मिलेगा न्यूनतम 60 मिनट के बोनस। हेलो, कौन? फोन की दूसरी ओर से एक आवाज सुनाई देती है। हेलो, क्या मैं मिस्टर अभय से बात कर सकता हूं? जी हाँ। दीवार पर फेंकता है और वहीं जमीन पर बैठ जाता है। वह अब भी यह सोच ही रहा था कि वह इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेगा। तभी उसकी टूटे हुए फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वह कॉल को रिसीव करता है। हाय लूजर अभय फोन के दूसरी ओर से बोल रहे इंसान की आवाज सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे कॉल करने वाला शख्स कोई और नहीं विशाल था। मुझे पता है कि तेरी मां के ऑपरेशन के लिए तुझे पैसों की जरूरत है। वैसे मैं तुझे पैसे दे सकता हूं, मगर मेरी एक शर्त है। विशाल एटीट्यूड भरे अंदाज में अभय से कहता है। विशाल की बात सुनकर अभय बहुत सरप्राइज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह विशाल की बात पर खुश हो या दुखी। विशाल उन दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ता हुआ कहता है, तुझे सिर्फ ओसवाल ग्रुप की डायमंड होटल से एक फाइल चुरानी है। विशाल की बात सुनकर अभय शॉक्ड रह गया। ओसवाल ग्रुप कंट्री की टॉप 3 कंपनियों में से एक कंपनी थी। अगर ऐसे में उस ग्रुप की होटल से कोई फाइल चुरानी है तो यह कोई बच्चों का खेल नहीं। मगर अपनी मां के ऑपरेशन का ख्याल आते ही वह बिना कुछ सोच समझ विशाल को आप कह देता है। अभय एक गहरी सांस लेते हुए विशाल को कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वह फाइल चोरी करूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। अभय की बात सुनकर विशाल हंसता है और कहता है, तो बताओ क्या है तुम्हारी शर्त? अभय कहता है, मुझे वह 30 लाख रुपए पहले चाहिए। विशाल अनोइंग टोन में अभय से कहता है, ओके डन, तो बताओ मुझे पैसे कहां और कब देने हैं? अभय विशाल को अपना अकाउंट नंबर देते हुए कहता है, क्या तुम सारा अमाउंट अभी ट्रांसफर कर सकते हो?
विशाल उसी वक्त अभय के अकाउंट में 30 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। अभय अगले दिन ही अस्पताल में जाता है और उसकी मां की ऑपरेशन फीस जमा करा देता है। अभय विशाल की पहुंचता है तो विशाल उसे सारा प्लान समझा देता है कि उसे फाइल कैसे चुरानी है। ना 30 ना होटल के पीछे वाले इलाके में पहुंच जाता है और एक रस्सी के सहारे टॉप फ्लोर पर बने ऑफिस में पहुंच जाता है। वह जैसे ही ऑफिस में पहुंचता है उसे एक तिजोरी दिखाई देती है जिसकी एक डुप्लीकेट चाबी अभय के हाथ में थी। वह उस तिजोरी की ओर बढ़ता हुआ मन ही मन सोचता है, देश की टॉप 3 कंपनियों में से एक कंपनी का होटल और सिक्योरिटी लेवल। मजा नहीं आया। मैंने तो सोचा था यहाँ काले सूट में 6 फुट लंबे 8-10 बॉडीगार्ड खड़े होंगे, पर यहाँ तो बॉडीगार्ड तो क्या एक परिंदा भी नहीं है। अभय अपने आप को डॉन फिल्म का शाहरुख खान समझकर बेधड़क आगे बढ़ता है। तभी अचानक सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। अलार्म के बजते ही अभय के शरीर पर सेकंडों लेजर लाइट गिरती है। अभय की हालात किसी भी की बिल्ली की तरह हो चुकी थी। कहां तो थोड़ी देर पहले वह अपने आप को डॉन फिल्म का शाहरुख खान समझ रहा था, मगर अलार्म के बजते ही उसकी हालत हेरा फेरी वाले बाबू भैया की तरह हो गई थी। अलार्म के बजते ही एक खूबसूरत लड़की गेट से ऑफिस के अंदर आती, जिसकी उम्र लगभग अभय जितनी ही थी। उसके पीछे पीछे कुछ बॉडीगार्ड भी अंदर आते हैं। वह लड़की ऑफिस की कुर्सी पर बैठ जाती है और अपनी बॉडीगार्ड को बाहर जाने का ऑर्डर देता है। उस लड़की को देखकर अभय की आंखें और मुंह शॉक की वजह से खुले के खुले रह गए, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं, रंजना ओसवाल थी। अभय को रंजना के यहाँ होने से ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि इतनी रात को रंजना यहाँ क्या कर रही है। अभय कुछ समझ पाता उससे पहले ही रंजन बोलती है, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें बहुत ही हैरानी हुई होगी। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस कंपनी के मालिक मेरे पिता हैं। अब तुम चुपचाप मुझे यह बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने और क्यों भेजा। इतना कहकर रंजना ऑफिस में पड़ी एक चेयर पर बैठ जाती है। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। काफी वक्त गुजरने के बाद भी अभय कुछ नहीं बोलता है। रंजना कुर्सी से उठकर अभय के पास आती है और मुस्कुराते हुए अभय से कहती है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम किसके कहने पर यहां आए हो तो कल की ब्रेकिंग न्यूज होगी। एक कॉलेज स्टूडेंट की डायमंड होटल में चोरी करते हुए गिरफ्तारी। बाकी तो तुम समझदार हो ही। अब आगे मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि फिर तुम्हारा क्या होगा। रंजना इतना कहकर फिर से कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए कहती है, फैसला तुम्हारा है। या तो तुम उस शख्स का नाम बता दो या फिर जेल की सलाखें तुम्हारा इंतजार कर रही है। रंजना की बात सुनकर अभय किसी बुत की तरह वहीं खड़े खड़े अपने मन में सोचता है, अगर मैंने इसे बता दिया कि मुझे यहां पहुंचाने वाले शख्स विशाल है तो विशाल मेरा जीना हराम कर देगा, और अगर मैं इसे कुछ नहीं बताता हूं तो यह लड़की मेरा करियर बर्बाद कर देगी। मैं आखिर करूं तो क्या करूं। अभय की हालत आगे कुआं थी पीछे खाई वाली हो गई थी। कुछ देर सोचने के बाद अभय के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह रंजना से कहता है, दरअसल मैं एक चोर हूं और मैं चोरी करके ही अपना गुजारा करता हूं। मैं यहां भी बस चोरी करने के लिए आया था कि मुझे कुछ मिल जाए। अभय की बात सुनकर रंजना जोर जोर से हंसने लगती है और अभय की तरफ शातिर नजरों से देखते हुए बोलती है, तुम्हें क्या मैं छोटी बच्ची दिखाई देती हूं जो मैं इतना भी नहीं समझेगी कि इतनी बड़ी होटल में तुम सिर्फ पैसों की चोरी के लिए आए हो। लगता है तुम सच बताना नहीं चाहते। तुम्हारे पास बस यह आखिरी मौका है मुझे सब कुछ सच बता दो। मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना तुम्हें बहुत पछतावा होगा। रंजना अब थोड़ी सी इरिटेट होने लग गई थी और वह इरिटेट होते हुए कहती है। रंजना को इतना इरिटेट देखकर अभय भी समझ जाता है कि अब उसका कोई बहाने काम नहीं आएंगे, तो वो रंजना को सब कुछ सच सच बता देता है कि वह यहाँ क्या लेने आया था और क्या करने आया था। अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया, अब तुम मुझे जाने दो। इतना कहकर अभय रंजना को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगता है कि शायद अब वह उसे जाने देगी। अगर वह उसे नहीं जाने देती है
तो उसको पूरा करियर बर्बाद ही समझो। अभय की बात सुनकर रंजना अभय के पास आती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, जाने तो तुम्हें दूंगी, मगर मेरी भी एक शर्त है। अभय रंजना की ओर बड़ी हैरानी से देखता है और मन ही मन में सोचता है, इन सभी इंसानों का स्क्रू ढीला है क्या? जिसको देखो उसको मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक शर्त है। अब पता नहीं ये क्या शर्त रखेगी। कहीं अब यह ये ना कह दे कि चांद चोरी करके मेरे लिए लेकर आओ। अभय का चेहरा देखकर रंजना यह समझ जाती है कि वह क्या सोच रहा है और हंसते हुए उससे कहती है, जो तुम सोच रहे हो मैं तुमसे ऐसा ही कुछ लेकर आने के लिए कहने वाली हूं। रंजना की बात सुनकर अभय आह भरता हुआ कहता है, मुझे तो सिर्फ लगा था इसका दिमाग खराब है, लेकिन उसकी बातें सुनकर अब मुझे यकीन हो गया कि यह पक्का पूरी तरह से पागल है। अभय अपने चेहरे पर झूठी स्माइल करता हुआ रंजना से पूछता है, क्या है तुम्हारी शर्त? क्या तुमने प्रोजेक्ट वॉरियर का नाम सुना है? रंजना लॉकर से एक फाइल निकलते हुए अभय ऐसे कहती है और वह फाइल निकालकर अभय के सामने टेबल पर रख देती है। उस फाइल को देखकर अभय बड़ी हैरानी से रंजना से कहता है, प्रोजेक्ट वॉरियर? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। विशाल ने मुझे सिर्फ एक फाइल लाने के लिए कहा था और मैं सिर्फ वही लेने आया था। शायद यही वह फाइल है। हाँ, इसी फाइल का नाम प्रोजेक्ट वॉरियर है और ये एक सीक्रेट मिशन है जो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाता है और उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की मैं भी एक मेंबर हूं। रंजना अभय को फाइल हाथ पकड़ाते हुए कहती है, वह तो ठीक है, मगर तुम ये फाइल मुझे क्यों दे रही हो? मुझे इसका क्या करना है? अभय प्रोफाइल अपने हाथ में पढ़ते हुए रंजना से कहता है, प्रोजेक्ट वॉरियर की एक खास बात है कि यह पृथ्वी ग्रह पर नहीं बल्कि पृथ्वी ग्रह से बाहर किसी दूसरे प्लैनेट पर चल रहा है। रंजना की यह बात सुनकर अभय अपने मन ही मन बहुत गुस्सा करते हुए सोचता है, क्या यार, यह लड़की बिल्कुल पागल है। क्या कभी से अजीब अजीब बातें किया जा रही हैं? सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट प्लैनेट, भाई कोई इसको लेकर जाओ, पागल खाने छोड़कर आओ, नहीं तो यह लोगों को रास्ते पर यूं ही चलते परेशान करते रहेगी। अभय का चेहरा देखकर रंजना समझ जाती है कि उसे यह सारी बातें झूठ लग रही हैं। शायद वह समझ रहा है कि मैं पागल हूं। रंजन अभय की ओर देखते हुए कहती है, लगता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं। और इतना कहकर वह उसे ऑफिस के अंदर बने एक कमरे में लेकर जाती है। जैसे ही वह दोनों कमरे में जाते हैं, अभय को ऐसा लगता है मानो वह कोई स्पेसशिप में आ गए हों। चारों तरफ रडार सिस्टम, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल डिस्प्ले। अभय मन ही मन में कहता है, साला ये क्या चीज है, क्या बवाल चीज है। ऐसी चीज तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। लगता है शायद ये सच कह रही है। जरूर यह किसी न किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, लेकिन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को मुझसे क्या काम, और ये मुझसे चाहती क्या है? कहीं ये सच में मुझसे चांद तारे ना मंगा ले। रंजना एक कंप्यूटर ऑन करती है। कंप्यूटर के ऑन होते ही उन दोनों के सामने एक डिजिटल स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन के अंदर एक वीडियो चालू होता है जिसमें एक मिडिल एज आदमी कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा था। वीडियो चालू होता है और वह मिडिल एज आदमी बोलता है, अभी तक हम लोगों का यह मानना था कि सिर्फ इंसान ही इवॉल्व हुआ है और नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर कर अपने आप को ताकतवर बनाता गया है, मगर पृथ्वी पर रहने वाले जानवर भी इवॉल्व होना शुरू हो चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अजीब चीज है। मगर उनका इवॉल्व होना इंसानों की तरह कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि वह इवॉल्व होकर एक मॉन्स्टर का रूप ले रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में शायद हो सकता है कि वह इंसानियत को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। इसी चीज से बचने के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसका काम यह है कि वह कुछ ऐसे इंसानों को चुनकर आउट ऑफ पृथ्वी दूसरे प्लैनेट पर बहुत भेजता है, ताकि वह ताकतवर हो सके और इवॉल्व हो सके और इन मॉन्स्टर का सामना करके हमारी पृथ्वी को बचा सके। उस वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन सुनने और समझने के बाद अभय को इस चीज का यकीन हो चुका था कि रंजना जो कह रही है वह सब कुछ सच था, मगर उसका सवाल
अभी भी वही था। आखिर रंजना उससे चाहती क्या है? इतना सब कुछ देखने हैं और सुनने के बाद अभय एक चीज तो अच्छी तरह से समझ गया था कि यह सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कोई फेक बात नहीं है। सच है, मगर उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि रंजना उससे क्या चाहती है। इसी कशमकश में अभय रंजना से पूछ ही लेता है, ठीक है, मुझे यकीन है कि तुम सच बोल रही हो, मगर तुम मुझसे चाहती क्या हो? अभय बिना किसी झिझक के रंजना से कहता है। अभय की बात सुनकर रंजन सीरियस टोन में अभय से कहती है, मैं चाहती हूं कि तुम हमारे बेस की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे ग्रह पर जाकर पार्टिसिपेट करो। रंजना की यह बात सुनकर अभय पूरी तरह से डर गया। अभय ने आज तक कभी अपना शहर नहीं छोड़ा और रंजना उसे दूसरे ग्रह पर जाने की कह रही थी। अभय इस विचार से ही इतना डर गया कि वह कांपने लगा गया। रंजना उसकी हालत को देखकर समझ गई कि वह बहुत डरा हुआ है। वह उसे हौसला देते हुए कहती है, डरो मत, तुम अकेले नहीं होंगे। दूसरे ग्रह पर वहां पर कई तरह के बेस है, जिसमें एक बेस हमारा भी है। हम तुम्हें यहां से सीधा टेलीपोर्ट कर कर अपने बने बेस में भेज देंगे। तुम्हें वहां धीरे धीरे एलियनों का शिकार कर कर अपने आप को ताकतवर बनाना है। रंजना की बात सुनकर अभय को थोड़ी तसल्ली मिलती है कि चलो ठीक है, वहां पर वह अकेला नहीं रहेगा। मगर फिर भी उसको उसकी मां की चिंता थी। वह रंजना से कहने ही वाला होता है कि तभी रंजना बोलती है, मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारी मां की चिंता है। अगर तुम हमारे बेस से दूसरे ग्रह पर जाकर पार्टिसिपेट करने के लिए हां करते हो, तो तुम्हारी मां का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी उनके इलाज से लेकर हर चीज का खर्च में उठाऊंगी। तो मैं सिर्फ वहां जाकर हमारी ओर से पार्टिसिपेट करना होगा। इतना कहने के बाद रंजना अभय के जवाब का इंतजार करती है। अभय अपने ही मन में सोचता है कि अगर वह रंजना के बेस की ओर से अगर पार्टिसिपेट करता है तो उसे उसकी मां के इलाज के लिए पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी और वह उसकी मां का ख्याल भी रखेगी। इतना सोचने के बाद अभय वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। रंजना उसे बताती है कि वह जिस ग्रह पर जा रहा है उस ग्रह का नाम इम्पेटस, यह शुक्र ग्रह के पास का एक उपग्रह है। यहाँ हवा है, पानी है और जिंदगी बिताने के लिए हर वह चीज है जो पृथ्वी पर है। यहाँ का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल है यहाँ पर। और वहां में फर्क सिर्फ इतना है कि जिस तरह यहाँ पर इंसान है, वहां पर एलियंस है, जिनको मारकर उनकी पावर हासिल करके इंसान अपने आप को और भी ज्यादा इवॉल्व कर सकता है। सब कुछ समझने के बाद अभय कुछ दिनों के लिए मार्शल आर्ट बेसिक ट्रेनिंग करता है और रंजना के होटल में बने टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म से अपने आप को टेलीपोर्ट करके इम्पेटस ग्रह पर चला जाता है। अभय किंग बेस, जो कि रंजना के फादर के अंडर में था, वह यहाँ पर टेलीपोर्ट होता है और वहां से अपना सफर शुरू करता है। मगर यहाँ पर भी परेशानियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था और वो इसलिए क्योंकि विशाल, जो कि उसका पृथ्वी पर सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, वह भी यहीं पर टेलीपोर्ट होकर इस सीक्रेट मिशन का हिस्सा बन गया था। विशाल के इस ग्रह पर आने की सबसे बड़ी वजह थी अभय, क्योंकि अभय के रंजना को सब कुछ सच बताने के बाद रंजना ने विशाल का जीना मुश्किल कर दिया था। वैसे तो विशाल का परिवार भी बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, मगर फिर भी उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा था। मगर अब अभय की परेशानी और बढ़ चुकी थी, क्योंकि विशाल उसका दुश्मन नहीं, जानी दुश्मन बन गया था। अभय विशाल की नजरों से अपने आप को बचाते हुए बेस में असाइन हुए अपने कमरे में चला जाता है। वह अपने आप को इतना डेवलप नहीं कर सके थे कि वह वहां पर मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल कर सके, इसीलिए वहां पर एंशिएंट हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। अभय अपने कमरे में जाकर एक राहत भरी सांस लेता है और अपने आप से कहता है, पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है या मैं परेशानियों को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक हूं। अब यह विशाल यहां कैसे आ गया? अगर उसने मुझे यहां देख लिया तो पक्का वह मेरा कचूमर बना देगा। अभय अपने आप को दिलासा देते हुए कहता है कि जब उखली में सिर दे दिया तो क्या डरना। दूसरी ओर विशाल एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था, तो लगभग उसे सभी पहचानते भी थे, इसलिए
बहुत ही जल्द उसने अपना एक नया ग्रुप बना लिया। पैसों के नाम पर क्या कुछ नहीं किया जा सकता। विशाल ने अपने आप को उसे ग्रुप का बॉस बना लिया था। उसके साथ और भी पुराने मेंबर्स होने की वजह से वह बहुत ही स्पीड से ताकतवर होता गया और देखते ही देखते वह सी रैंक वॉरियर बन गया। इपेटस ग्रह पर रैंक होते हैं, जैसे कि सबसे लो रैंक डी रैंक, फिर सी रैंक, फिर बी रैंक, फिर ए रैंक और सबसे ऊपर एस रैंक। एलियंस में भी इसी तरह के रैंक होते हैं। वह भी लो रैंक से लेकर हाई रैंक के बीच होते हैं। मगर हाई रैंक एलियंस को मारना इतना आसान नहीं होता क्योंकि बहुत ताकतवर होते हैं। अब अगर अभय को ताकतवर बनना है तो उसे डी रैंक एलियंस को मारना होगा। हर रैंक में लेवल 10 तक एलियन होते हैं। जैसे ही कोई एलियन लेवल 10 तक पहुंचता है तो उसका रैंक बढ़ जाता है। फिर वह डी रैंक से सी रैंक से बी रैंक से ए रैंक और ए रैंक से एस रैंक तक पहुंच सकता है। अभय भी आज बेस के मैदानी इलाकों में डी रैंक लेवल एक एलियन का शिकार करने के लिए निकला हुआ था। लेकिन आज उसकी किस्मत बहुत ही खराब थी क्योंकि आज उसका सामना विशाल से हो ही जाता है। नॉर्मली एलियंस में 20 टाइप के एलियंस होते हैं। वह इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि किसी भी चीज में फर्क कर सके। उन्हें सिर्फ एक ही चीज आती है, अपने शिकार को मारना और उसको खाना। इस तरह के बेस्ट केवल अपने से पावरफुल दुश्मन से ही डरते हैं। और कुछ इंसानों की तरह दिखने वाले एलियंस होते हैं। उनमें कुछ तो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं। वो आपस में बातचीत कर सकते हैं और इंसानों की तरह ही अपना पूरा बेस बनाकर रखते हैं। उनमें एक किंग होता है या फिर क्वीन होती है। ये एलियंस लो रैंक वाले एलियंस को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, मगर आज तक किसी भी वॉरियर का इनसे सामना नहीं हुआ। अभय इन सब चीजों की जानकारी हासिल करने के बाद एक शिकार करने के लिए निकल जाता है। अभय भी आज बेस के मैदानी इलाकों में वुड रैंक लेवल एक एलियन का शिकार करने के लिए निकला हुआ था। लेकिन आज उसकी किस्मत बहुत ही खराब थी क्योंकि आज उसका सामना विशाल से हो ही जाता है। एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आज अभय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहां तो अभय दुआ कर रहा था कि उसका विशाल से सामना ना हो, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अभय को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका विशाल से सामने इतना जल्दी होगा। विशाल इन कुछ महीनों में उस बेस जिसका नाम अग्नि बेस था, वहां के सबसे ताकतवर इंसानों की गिनती में शामिल हो चुका था। तो लिहाजा अभय के लिए उसका मुकाबला करना आसान नहीं था और यूं कहे कि नामुमकिन था। कहां अभय, जिसे अभी भी कोई भी रैंक हासिल नहीं हुई थी, और वही विशाल जो कि कुछ महीनों में ही सी रैंक की पिक तक पहुंच चुका था और जल्द ही बी रैंक पर प्रमोट होने वाला था। अब अगर अभय विशाल का सामना करता है तो यह तो वही बात हुई, आप बैल मुझे मार। लेकिन अब अभय के पास बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि विशाल और उसकी टीम बिल्कुल उसके सामने थी। अब अभय चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही कदमों की दूरी में विशाल अभय के ठीक सामने आ गया और अपनी आंखें बड़ी करते हुए गुस्से में बोला, मेरे बारे में सब कुछ सच बात कर। तुझे लगा कि तुम मुझसे बच जाएगा। मैंने तुझे पहले भी कहा था विशाल के हाथों से बचाना इतना आसान नहीं है, और देख तू आज मेरे सामने खड़ा है। मैं तो बच गया, लेकिन तेरा क्या होगा? तुझे कौन बचाएगा? ना तेरे पास पावर है, ना फैमिली बैकग्राउंड। तू एक लूजर है और आज मैं तेरा वह हाल करूंगा कि तुझे देखकर कोई विशाल के सामने खड़ा होने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इतना बोलकर विशाल अपनी गैंग के आदमियों को अभय की पिटाई करने के लिए कहता है। अभय डर की वजह से कुछ कदम पीछे लेते हुए विशाल से बोलता है, देखो विशाल, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मुझ पर फोर्स डाला गया था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम बताया। देखो विशाल, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अभय लिटरली विशाल से गिड़गिड़ाते हुए कहता है। अब अगर विलन किसी की बात मानकर उस पर दया दिखाने लग जाए तो भाई फिर वह विलन किस काम का। विशाल का नेचर भी कुछ ऐसा ही था। उसने अभय की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करवाई। उसकी हालात ऐसी हो गई कि ना तो वह चल सकता था ना बैठ सकता था, मगर खुशकिस्मती से उस सनबेस में मेडिसिन सुविधा थी
जिस वजह से उसका इलाज हो पाया, लेकिन उसको रिकवर होने में कम से कम 1 महीना लग गया। इस 1 महीने में विशाल अब सी रैंक से प्रमोट होकर बी रैंक पर पहुंच चुका था। अब उसका स्टेटस अग्निबेस में बहुत अच्छा बन चुका था। वह सबसे ताकतवर इंसानों में से एक था। अग्निबेस की गैंग्स जो सबसे ताकतवर थी, उनमें से अब विशाल एक गैंग का लीडर था। लेकिन अभय अभी भी उन लोगों के बीच स्ट्रगल कर रहा था। अभय जब कभी भी शिकार के लिए निकलता तो विशाल और उसकी गैंग उसको परेशान करती थी, उसके साथ मारपीट करती थी। अभय को बहुत वक्त गुजर गया, लेकिन उसे कोई भी रैंक हासिल नहीं हुई थी। इसी चीज से परेशान होकर वह वापस पृथ्वी पर टेलीपोर्ट होता है। अभय पृथ्वी पर टेलीपोर्ट होते ही सबसे पहले अपनी मां को देखने के लिए अस्पताल जाता है। अपनी मां को देखकर वह और भी उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी मां का ऑपरेशन तो हो चुका था, लेकिन उसकी मां अभी तक होश में नहीं आई थी। अपनी मां को इस हालत में देखकर वह अंदर ही अंदर टूट चुका था, क्योंकि न तो वह इपेटस ग्रह पर कुछ अच्छा काम कर पाया और न ही उसकी मां को ऑपरेशन के बाद होश में ला पाया। इन्हीं सब चीजों से वह इतना टूट चुका था कि उसका दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू आने लग गए। वह अपना रुआसे चेहरे के साथ डॉक्टर खैरवार के पास जाता है और पूछता है, डॉक्टर, मेरी मां को होश में लाने का कोई और तरीका नहीं है क्या? मुझसे उनकी यह हालत देखी नहीं जाती। डॉक्टर खैरवार कुछ सोचते हैं और इधर उधर देखते हुए झींझकते हुए अभय से पूछते हैं, आहा, देखो बेटा, तुम मेरे बेटे की उम्र की हो, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूं, लेकिन तुम भी किसी को बताना नहीं, वरना मेरी नौकरी और जान दोनों को खतरा हो सकता है। हमारी पृथ्वी पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जो कुछ चुनिंदा इंसानों को दूसरे ग्रह पर इवॉल्व होने के लिए पहुंचा रही है, लेकिन उन ग्रहों पर कुछ चीज ऐसी है जो साइंस तक नहीं समझ पाया। वहां पर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो तुम्हारी मां का इलाज कर सकती हैं या तुम्हारी मां को होश में ला सकती है, मगर उसके लिए तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर अभय हैरान हो जाता है, क्योंकि सीक्रेट मिशन कोई साधारण से मिशन नहीं थे जिनके बारे में हर किसी को पता हो। तो फिर डॉक्टर खैरवार को इसके बारे में कैसे पता? अभय की क्यूरियोसिटी अब पिक पर पहुंच चुकी थी। वह डॉक्टर खैरवार से पूछ ही लेता है, मगर डॉक्टर साहब, इन सब के बारे में आपको कैसे पता? अभय की बात सुनकर डॉक्टर खैरवार मुस्कुराते हैं और अभय से कहते हैं, तुम्हारी ही तरह हम भी कभी जोशीले फुर्तीले जवान थे। डॉक्टर की बात सुनकर अभय अपना मुंह बिगाड़ते हुए मन ही मन सोचता है, लो भाई, शुरू हो गई इनकी प्रेम कहानी में इनसे सीक्रेट मिशन के बारे में पूछ रहा हूं और यह अपनी सीक्रेट अफेयर की कहानी बताना शुरू कर रहे हैं। अभय का चेहरा देखकर डॉक्टर समझ जाते हैं कि वह क्या सोच रहा है। वह अपनी कुर्सी से उठकर अभय के पास आकर उसकी साइड में खड़े होते हैं और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी प्रेम कहानी नहीं सुन रहा हूं, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि हम भी तुम्हारी ही तरह जवान थे और हम भी सीक्रेट मिशन का हिस्सा थे। हमारा मिशन था दूसरे ग्रहों पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना, मगर एक मिशन के दौरान हमारी टीम एक डेजर्ट इलाके में फंस गई और एक एलियन बीस्ट ने हमारी टीम पर हमला किया, जिस कारण हमारे टीम लीडर को बहुत बड़ा घाव हुआ। उनकी जान को खतरा था, लेकिन हमने वहां पर कुछ जड़ी बूटियां का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनकी रिकवर स्पीड 10 गुना बढ़ गई। उसके बाद से हमने हमारे हर मिशन को कैंसिल कर दिया और बस तब से बेटा मैं यहीं पर हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है तुम्हारी मां के लिए मेडिसिन उसी ग्रह पर मिल सके। डॉक्टर की बात सुनकर अभय मन ही मन सोचता है, तो यह पुरानी इमारत भी कभी ताजमहल थी। लोगों ने सही कहा है, किसी भी कवर को देखकर उस किताब का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लगता है एक बार फिर दोबारा उसी ग्रह पर जाना होगा। अभय अब अस्पताल से एक आखिरी बार अपनी मां को देखकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। उसके घर के और शहर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस था। उस डिस्टेंस में कुछ सुनसान इलाका पड़ता था, जो कि थोड़ा बहुत जंगल से घिरा हुआ था।
अभय उस जंगल को पार कर ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक कीट आ जाती है। अभय उस कीट को देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि वह कीट नॉर्मल कीट से बहुत अलग थी। उसका साइज नॉर्मल कीट से 3 गुना था और उसके दांत लंबे लंबे नीचे जबड़े से भी बाहर निकल रहे थे। अभय को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह एक इवॉल्व कीट है। सच में हमारे पृथ्वी के एनिमल्स इवॉल्व होकर बहुत ही खतरनाक बीस्ट बनते जा रहे हैं। लगता है आज मेरा आखिरी दिन है। उस बीस्ट को देखकर अभय अपने कदम पीछे लेता हुआ सहमा सहमा धीमी धीमी आवाज में बोल रहा था। तभी अभय की नजर उस कीट के जख्म पर पड़ती है, जिससे लगातार खून टपक रहा था। लगातार खून बहने के वजह से वह कीट सही तरीके से चल भी नहीं पा रही थी। यह देखकर अभय को कुछ तसल्ली हुई लगता है। यह बिल्ली अपनी मौत के करीब है। मैं खामख्वाह ही डर गया था, लेकिन भाई मेरी तो आज तक गर्लफ्रेंड भी बनी। मैं रंडवा नहीं मरना चाहता था, मगर अब मेरी नहीं, इस बिल्ली की मौत होगी, वह भी मेरे हाथों। इतना कहकर कर अभय अपने खंजर से उसे बिल्ली पर हमला कर देता है, मगर इतनी घायल होने के बाद भी वह बिल्ली अभी भी काफी तेज थी। इससे पहले कि अभय का हमला उस बिल्ली को खरोच भी पहुंच पाता, वह एक टर्न लेकर उसके हमले से बच जाती है और अभय पर ही हमला कर देती है। इतना वक्त इपेटस ग्रह पर गुजारने के बाद अभय की रिएक्शन स्पीड भी काफी हद तक इंप्रूव हो गई थी। इसी वजह से वह उस हमले को डोज करने में कामयाब हो जाता है, मगर फिर भी वह बिल्ली उसे अपने नाखून से कुछ घाव दे देती है, जिससे कि कुछ खून बाहर निकलने लगता है। इतनी जख्मी होने के बाद भी इतनी तेज उस इंसान ने सही कहा था कि हमारी दुनिया के एनिमल्स का इवोल्यूशन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अभय उस जख्मी बिल्ली का सामना करते हुए हिरानी से कहता है। अचानक वह बिल्ली अपनी पूरी ताकत से अभय के सामने ही छलांग लगाती है, उसे पर हमला कर देती है। अभय डर के वजह से अपनी आंखें बंद करके अपना अपना खंजर आगे कर देता। अचानक बिल्ली तड़पकर जमीन पर की जाती है। अभय का खंजर बिल्ली के जिस्म के उसी हिस्से पर में जाकर लगा था जहां पर बिल्ली को पहले जख्म था। अभय के सामने अचानक की ब्लू रंग की डिजिटल स्क्रीन आती है, जिस पर लिखा हुआ था, कंग्रेचुलेशंस, अपने ई रैंक म्यूटेंट बिल्ली को मारा है। कोई भी आइटम ड्रॉप नहीं किया गया। एनर्जी हासिल करने के लिए इसका कोर यूज करें। अभय को वह नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद खुशी से ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि जहां तक उसे पता था एलियंस एस रैंक से लेकर कर डी रैंक तक होते हैं, लेकिन यह ई रैंक कहां से आ गई। अब कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, लगता है पृथ्वी के एनिमल्स इतने इवॉल्व नहीं हुई कि वह डी रैंक तक जा सके। मतलब कि इपेटस ग्रह के मुकाबले यहाँ के एनिमल्स बहुत कमजोर हैं। अब अभय अपने हाथ में मौजूद खंजर से उसे बिल्ली का सीना चीर देता है और उसका हार्ट, जो कि एक कोर में बदल चुका था, एक क्रिस्टल टाइप चमक रहा था जो कि व्हाइट कलर का था, उसे निकलता है और उसे अपने हाथ में तोड़ देता है, जिससे कि उसकी एनर्जी उसके बदन में जाती है, उसे महसूस होती है और अपने आप को ताकतवर महसूस करता है। लेकिन अभी भी वही इवोल्व होकर ई रैंक पर भी नहीं पूछा था, क्योंकि उसे अभी भी बहुत सारे एलियंस का शिकार करना होगा ई रैंक तक जाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इपेटस ग्रह पर एलियंस डी रैंक से शुरू होते हैं। लगता है मुझे कुछ और दिन पृथ्वी ग्रह पर ही रहकर अपने आप को ई रैंक में इवॉल्व करना होगा, तभी मैं इपेटस ग्रह पर एलियंस का शिकार कर पाऊंगा। अभय को अपने आप को ताकतवर बनाने का एक तरीका मिल चुका था, क्योंकि इपेटस ग्रह पर तो विशाल ने उसका जीना हराम कर रखा था। वह वहां पर ताकतवर होना तो दूर, एक कमजोर से दिखने वाले एलियन का भी शिकार नहीं कर पा रहा था। अभय एक उत्सुकता से भर चुका था, क्योंकि उसके पास अब एक तरीका था जो उसे इवॉल्व होने के नजदीक पहुंच सकता था। उसने रंजना को कॉल किया। हेलो मिस रंजना, मुझे एक हथियार की जरूरत है। अभय रंजना को कॉल लगाकर उसे एक हथियार के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास जो खंजर था वह उस बिल्ली से फाइट के दौरान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ठीक है, मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रही हूं, तुम उसी जगह पर आ जाओ, तुम्हें अपना पसंदीदा हथियार मिल जाएगा। रंजना अभय के कॉल का जवाब देते हुए कहती है और उसे एक एड्रेस सेंड करती है
और फोन काट देती है। अभय जब रंजना के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है तो देखता है कि एक बहुत ही पुरानी इमारत है जो कि बिल्कुल खंडहर टाइप लग रही है। अभय अपने मन ही मन सोचता है कि क्या रंजना ने अभय को बेवकूफ समझ रखा है। ऐसी खंडहर जगह पर बुलाकर क्या वह अभय का काम तमाम करना चाहती है। अभय यह सब कुछ सोचता हुआ उस इमारत के अंदर पहुंचता है, लेकिन इमारत के अंदर पहुंचने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अभय जैसे ही उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बाहर से तो वो बस एक खंडहर लग रही थी, पर अंदर वो किसी मॉडर्न शॉप से कम नहीं थी। दीवारों पर हर तरह के हथियार टंगे थे, जैसे कोई म्यूजियम हो। और उन्हीं हथियारों के ठीक सामने एक कुर्सी पर 60 साल के एक बुजुर्ग बैठे थे। अभय उनके पास गया और बोला, हेलो ताऊ जी, मैं यहां एक हथियार लेने आया था, मुझे रंजना ने भेजा है। इससे पहले कि अभय अपनी बात पूरी कर पाता, उन बुजुर्ग, जिनका नाम शेर सिंह था, ने एक भारी आवाज में उसे टोक दिया। अभय, अभय राठौर, तुम एक सीक्रेट मिशन पर हो। अभी पृथ्वी पर टेलीपोर्ट हुए हो और तुम्हें एलियंस का शिकार करने के लिए एक अच्छे हथियार की जरूरत है। शेर सिंह ने बिना कोई भाव दिखाए अभय को देखा। अभय उनकी बातें सुनकर चौंक गया। मैंने तो इन्हें कुछ बताया ही नहीं, उसने मन ही मन सोचा। तो फिर इन्हें यह सब कैसे पता? ये कोई मामूली बंदा नहीं है, इनसे बचकर रहना होगा। कुछ देर बाद अभय ने हिम्मत जुटाकर कहा, जी हां, मुझे एक हथियार की जरूरत है। अभय की बात सुनकर शेर सिंह ने दीवारों पर टंगे हथियारों की तरफ इशारा किया और बोले, तुम्हें कौन सा हथियार चाहिए? छोटी तलवार, लंबी तलवार या फिर क्रॉसबो? जो चाहो ले सकते हो। इतना कहकर उन्होंने अपनी दराज से एक सिगार निकाला, उसे जलाया और एक कश लगाया। अभय ने उन हथियारों को बड़े ध्यान से देखा और परखने के बाद पूछा, मुझे एक ऐसा खंजर चाहिए जो मेरे हाथ में सही से फिट हो, न ज्यादा लंबा न ज्यादा छोटा, और वो हल्का भी हो पर मजबूत भी। अभय की बात सुनकर शेर सिंह अपनी कुर्सी से उठे और उस दीवार की ओर बढ़े जिस पर हथियार टंगे थे। वहां एक लीवर लगा हुआ था जिसे उन्होंने नीचे खींचा। लीवर खींचते ही वो पूरी दीवार एक स्लाइडिंग दरवाजे की तरह खुल गई। दीवार को खुलता देख अभय एक मजाकिया अंदाज में खुद से बोला, ये लो, खुल गया अली बाबा और 40 चोरों का रहस्यमयी दरवाजा। खुल जा, सिम सिम। और इतना कहकर वह अपने ही जोक पर मन ही मन हंसने लगा। दीवार के अंदर का नजारा बिल्कुल चौंका देने वाला था। बाहर के विपरीत अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था। वहां पर कई तरह के हथियार टंगे हुए थे, एंशिएंट हथियारों से लेकर मॉडर्न हथियार, यहां तक कि लेजर गन, हाईटेक वेपन्स, सब कुछ मौजूद थे। अभय को जो चाहिए था उसे अभी तक वह दिखा नहीं। उसे एक ऐसा खंजर चाहिए था जो हल्का हो और मजबूत भी, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा ही लंबा हो। अभय की निगाहें बस उसी खंजर की तलाश में इधर उधर दौड़ रही थीं। अभय शेर सिंह के साथ उस कमरे के अंदर आगे बढ़ता हुआ चल रहा था। तभी शेर सिंह रुकते हैं और कोने में पड़े एक पुराने से हथियार, जिसकी डिजाइन बिल्कुल अलग थी, मानो वह किसी पुराने वॉरियर का खंजर हो, उठाते हैं और अभय के हाथों में थमा देते हैं। यह लो, जो तुम्हें चाहिए था, यह खंजर बिल्कुल वैसा ही है। यह 5% टंगस्टन से बना है। यह आज के मॉडर्न कवच को बड़ी आसानी से काट सकता है। यह तुम्हारे लिए ही बना है, बस इतना समझ लो। शेर सिंह अभय के हाथों में खंजर देते हुए दोबारा से अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं और अपनी सिगार से एक और कश लगाते हैं। अभय उस हथियार को बड़ी उत्सुकता से देखता है और कुछ देर उसके साथ हवा में खेलने के बाद उस खंजर को अपनी कमर पर लगे बेल्ट पर बांध देता है। शेर सिंह अपनी सिगार पूरी करने के बाद अभय से कहते हैं, तुम्हें अपना मनचाहा हथियार मिल गया, अब तुम जा सकते हो। और हां, पेमेंट की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक वॉरियर को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बेसिक हथियार मिलता है। तो आज से यह खंजर तुम्हारा हुआ, अब तुम जा सकते हो। अभय शेर सिंह को शुक्रिया अदा करता है और वहां से सीधा शहर के पास घने जंगल में म्यूटेंट एनिमल्स का शिकार करने के लिए निकल जाता है। अभय एक गहरी सांस लेता है
और अपने बेड पर बंधे उस खंजर को अपने हाथों में पकड़ता है और अपने आप से कहता है, उस बिल्ली से मेरा सामना एक इत्तेफाक था, मगर आज यह मेरा पहला शिकार होगा। कीप इट अप अभय, कीप इट अप। अभय अपने आप को हौसला और शाबाशी देते हुए अपने आप से ही कहता है और सीधा एक और गहरी सांस लेता हुआ जंगल में बढ़ चलता है। कई घंटे जंगल में घूमने के बाद भी उसका सामना किसी म्यूटेंट एनिमल से नहीं हुआ। उसे जितने भी एनिमल्स मिले वह सारे नॉर्मल एनिमल्स थे और अक्सर वह उससे डरकर दूर भाग जाया करते थे। हताश और निराशा अभय मायूस होकर वहीं बैठ जाता है। इतनी देर से जंगल में घूमने की वजह से अब तक अभय का गला सूख चुका था। वह सोचता है कि एनिमल्स तो मिले नहीं, पानी ही पी लेता हूं। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखाई देता है। उस तालाब का पानी बहुत साफ था। आसपास हरी हरी घास थी और पेड़ों की छांव में तालाब का पानी और भी खूबसूरत लग रहा था। वहां चल रही ठंडी ठंडी हवा से अभय को कुछ राहत मिलती है। अपनी पृथ्वी जैसा ग्रह तो हो ही नहीं सकता, यहाँ की बात ही अलग है। इतना कहकर वह तालाब की ओर पानी पीने के लिए बढ़ता है। अभय जी भरकर पानी पीता है और पानी पीने के बाद जैसे ही वहां से उठकर जाने वाला होता है, उसे तालाब के पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। तालाब के अंदर कुछ मछलियां तैर रही थीं, मगर अभय की निगाहें किसी एक मछली पर जाकर टिक जाती हैं। वह दूसरी मछलियों से अलग थी। उसका रंग ब्लैक था, मगर उसकी बनावट दूसरी मछलियों से अलग थी। उसके पंख किसी तलवार की तरह तेज थे और पूंछ डायमंड की तरह मजबूत। उस मछली को देखकर अभय को समझते देर लगी कि यह कोई नॉर्मल मछली नहीं, बल्कि एक इवॉल्व एनिमल है। उस मछली को देखने के बाद अभय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि काफी घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार उसे एक म्यूटेंट एनिमल मिल ही गया। चाहे वह मछली ही क्यों न थी, लेकिन थी तो म्यूटेंट एनिमल ही। अभय तालाब के किनारे पड़े एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और अपने टंगस्टन से बने खंजर को अपने हाथ में बड़ी मजबूती से पकड़कर उस मछली का किनारे पर आने का इंतजार करता है। किस्मत से वह मछली भी तैरती हुई किनारे पर आ जाती है, लेकिन वह अभी तक अभय की मौजूदगी से अनजान थी। उस मछली को तो खुद पता नहीं था कि आज वह अभय का डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ बनने वाली थी। अभय तेजी से चट्टान के पीछे से निकलता है और उस मछली पर बिजली की रफ्तार से हमला कर देता है। जैसे ही अभय का खंजर उस मछली से टकराता है, एक तन की आवाज से अभय का हाथ झंझना जाता है। अभय से दर्द के कारण वह खंजर हाथ से छूट जाता है। भाई दर्द में कह रहा था, हुआ कहता है, अबे तू बाहुबली के खानदान से है क्या? पता नहीं किस चक्की का आटा खाती है। अभय उस मछली को जी भरकर खोजना है और अपना खंजर उठा लेता है। उस खंजर की धार बेशक बहुत पैनी है और वह खंजर भी बहुत मजबूत है, मगर अभय की फिजिक इतनी पावरफुल नहीं कि बहुत मछली की खाल को भेद सके। अभय उस मछली को फिर से दोबारा ढूंढने के लिए अपनी नजरें इधर उधर घूमता है। उसे वह मछली वहीं तैरते हुई नजर आती है, मानो वह अभय को देखकर चिढ़ाते हुए गाना गा रही हो। किसी के हाथ ना आएगी यह मछली। अभय को न जाने क्या होता है, वह भी एक चट्टान पर चढ़कर गाना गाने लगता है। तुझे ना आज छोड़ू, दम दमादम तेरे प्राण में निकालू, दम दमादम। अगर इस वक्त अभी को कोई देख लेता तो वह यही समझता कि शायद अभय की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, वह पागल हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अभय तो सिर्फ उसेश मछली के साथ कंपटीशन लड़ रहा था, वह भी सिंगिंग का। कुछ ही देर में वह मछली दोबारा से किनारे के पास आती है। अभय चट्टान के ऊपर से ही अपने खंजर को दोनों हाथों में मजबूती से पकड़े हुए उस मछली के ऊपर कूद जाता है। अभय अपने हाथों को कंधों से भी ऊपर ले जाकर उस मछली पर जोर से हमला करता है। इस बार उसने मछली के कमजोर हिस्सों को टारगेट बनाया था, जैसे कि उसकी आंख और गलफड़े। अभय का खंजर सीधा उसके गलफड़ों को चीरता हुआ उस मछली के जिस्म के आर पार हो जाता है। अभय अपना पहला शिकार पूरा होने पर बहुत खुश था। अभय उस मछली को उड़ाकर पानी से बाहर किनारे पर लाता है। आखिरकार मैंने अपना पहला शिकार पूरा कर ही लिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक म्यूटेंट एनिमल का शिकार भी कर पाऊंगा।
अभय उस मछली को किनारे पर रखते हुए अपने आप से ही बड़बड़ता है। अभय उस मछली को कुछ देर निहारने के बाद सोचता है, जमीन पर रहने वाले इवॉल्व एनिमल्स में एक कोर होता है, क्या पानी में रहने वाले इवॉल्व एनिमल्स में भी वह कोर होता है? इतना सोचने के बाद वह अपने खंजर से उस मछली का पेट चीर देता है। उसे उस मछली के अंदर से भी उसकी हार्ट की जगह एक वाइट कलर का क्रिस्टल मिलता है। तो इसका मतलब है कि हर वह एनिमल जो इवॉल्व हुआ है या फिर ईपेटस ग्रह पर जो एलियन बीस्ट है, इन सभी में हार्ट की जगह पर एक पावर कोर होता है। इतना कहने के बाद अभय उस मछली का कोर, जो कि एक अखरोट के जितना बड़ा था, अपने हाथ में लेता है और उसे अपने हाथ में तोड़ देता है। उसके तोड़ते ही एक वाइट रंग की रोशनी अभय को उसके शरीर में जाती हुई महसूस होती है। अभय अपने आप को और भी पावरफुल महसूस करता है। अब अपने अंदर आई हुई पावर को महसूस करता है। इससे पहले कि अभय अपनी अभी अभी मिली पावर का एंजॉय ले पाता, वह मछली हवा में गायब हो जाती है। उसके गायब होते ही वहां पर एक काले रंग का बहुत ही डैशिंग फेस को कवर करने का मास्क था। अच्छा, तो यहाँ के एनिमल्स भी मरने के बाद आइटम ड्रॉप करते हैं, जैसा कि ईपेटस ग्रह पर एलियंस बीस्ट का शिकार करने पर होता है। जमीन पर पड़े उस मास्क को अभय उठाता है और अपने चेहरे पर लगता है। वह मास्क बिल्कुल किसी जिंदा चीज की तरह उसके चेहरे पर बिल्कुल फिट चिपक जाता है, मानो यह मास्क सिर्फ उसी के लिए बना हो। अपने पहले शिकार के पूरे होने की खुशी में अभय का ध्यान अभी तक उसे नीले रंग की डिजिटल स्क्रीन पर गया ही नहीं था, जिस पर एक नोटिफिकेशन था। अभय की खुशी जब थोड़ी कम होती है, उसको एहसास होता है कि हवा में एक नीले रंग की स्क्रीन है, जिस पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। अभय उस नोटिफिकेशन को देखता है, जिस पर लिखा हुआ था, आपने रेड आई क्रिस्टल मछली का शिकार किया है। इसकी एनर्जी हासिल करने के लिए इसका कोर हासिल करें। ओबीडियंट आइटम, ब्लैक रंग मास्क। मैं अपने शिकार की खुशी में यह भूल ही गया कि हर एक इवॉल्व एनिमल या फिर एलियन बीस्ट का शिकार करने के बाद उसका पूरा डाटा एक डिजिटल स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है। अभय उस डिजिटल स्क्रीन पर लिखे हुए नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद अपने आप से ही कहता है, तो उस मछली का नाम रेड आई क्रिस्टल मछली था। तो इसका मतलब है कि हर वह नॉर्मल एनिमल्स जो इवॉल्व हो जाते हैं, उन्हें एक नाम मिलता है। अभय उस मछली के नाम के बारे में सोचता हुआ बुदबुदाता है। हर वॉरियर को एक बेसिक स्किल दी जाती है, जिसमें कुछ वॉइड स्पेस का हिस्सा होता है, जिसमें वह अपने सामान को और बाकी चीजों को स्टोरेज कर सकता है। इस स्किल का नाम आइटम बॉक्स स्टोरेज होता है। अभय अपने ड्रॉप आइटम को उस आइटम बॉक्स में रख देता है और अपना स्टेटस चेक करता है। अपना स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ वॉरियर्स को इतना कहना होता है, स्टेटस, और उसके बाद उनके आगे एक पैनल खुल जाता है, जिसमें करियर का सारा डाटा होता है। अभय भी अपना स्टेटस देखता है। स्टेटस एक डिजिटल स्क्रीन के रूप में ओपन होता है और उस पर लिखा होता है, नाम अभय राठौर, एज 18, रैंक ई, लेवल 2, ओबीडियंट आइटम ब्लैक मास्क, ओबीडियंट स्किल्स आइटम बॉक्स स्टोरेज, ओबीडियंट सोल उपलब्ध नहीं। अपने स्टेटस पर लिखा डाटा पढ़कर अभय बहुत खुश होता है कि उसके पास अब आइटम्स भी है और वह ई रैंक पर भी पहुंच चुका है। अब अगर उसे और भी आगे ही वोल्वो होना है, तो उसे कम से कम लेवल 2 या उससे ऊपर के इवॉल्व्ड एनिमल का शिकार करना होगा। इतना वक्त ईपेटस ग्रह पर गुजरने के बाद भी अभय को आज तक समझ नहीं आया था कि यह सोल्स क्या होती है और इन्हें हासिल कैसे किया जाता है। ये कौन से एलियन को मारकर हासिल की जाती है। लेकिन अभय के पास इन सब चीजों का वक्त नहीं था, क्योंकि उसे ईपेटस ग्रह पर दोबारा जाना था और जल्द से जल्द अपनी मां के लिए एक ऐसी जड़ी बूटी का इंतजाम करना था जो उसकी मां को होश मिला सके। अभय बिना कुछ सोचे समझे रंजना के होटल में बने टेलीपोर्टेशन डिवाइस पर जाकर टेलीपोर्ट होता है और सीधा अग्निबेस में बने अपने रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है। ईपेटस ग्रह पर हर बिगिनर की एक ही प्रॉब्लम थी कि हर बिगिनर इतना ताकतवर नहीं होता है कि वह अकेले ही उन एलियन बीस्ट का सामना कर सके। इसीलिए वह किसी न किसी टीम में ज्वाइनिंग करते हैं
और टीम बनाकर एलियंस का शिकार करते हैं। लेकिन अभय के साथ ऐसा नहीं था। जब से उसने विशाल के साथ पंगा लिया था, मानो उसकी किस्मत ही उससे रूठ गई हो। और वह ऐसा इसलिए क्योंकि विशाल ने अग्नि बेस में साफ साफ कर रखा था कि अभय उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर उसने किसी को भी अभय के साथ देखा या उससे कुछ सामान खरीदना चाहा या बेचना चाहा, तो वह भी उसके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि उसे पूरे बेस में सिर्फ विशाल ही सबसे ताकतवर था। उस बेस की 3 टीमों में और भी कहीं ताकतवर इंसान थे, लेकिन अभय जैसे मामूली से इंसान के लिए विशाल के साथ अपने रिश्ते खराब करना कौन चाहेगा। इससे किसी को कुछ फायदा नहीं मिलने वाला था। इसीलिए सबने अभय को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। अभय भी अब इन सब चीजों का आदी हो चुका था। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चाहे कोई उससे बात करे या उससे कुछ सामान खरीदे या उसे कुछ बेचे। वह भी अब अकेले रहने में माहिर हो चुका था। अभय अपने कमरे से निकलकर साउथ में बने पहाड़ों में शिकार के लिए निकल जाता है, क्योंकि वहां पर जो बीस्ट थे वह इतने ताकतवर नहीं थे। वहां पर नॉर्मल डी रैंक लेवल 1 या लेवल 2 के ही बीस्ट मिलते थे। यहां अक्सर छोटी साइज के ही एलियन होते थे। अभय उनका शिकार फिर भी आसानी से नहीं कर सकता था, लेकिन अगर उसकी किस्मत सही रही तो उसे किसी एलियंस का अंडा या उसका बच्चा मिल गया तो शायद अभय उनका शिकार कर सके। यही सोचकर अभय आज इस इलाके में शिकार के लिए निकला था। अब उसे किसी एलियन का सामना करना होगा, या उसकी अच्छी किस्मत के चलते उसे किसी एलियंस का अंडा मिलता है या किसी एलियंस का बच्चा मिलता है। ये तो किस्मत की बात है। लेकिन इतना जरूर था कि अभय कुछ इंप्रूव तो हुआ था। उसने अपनी ताकत में कुछ इंप्रूवमेंट तो देखी थी। आज अभय ने सोचा था कि एक एलियन से लड़कर अपनी ताकत का जायजा लेगा कि उसकी पावर में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। अभय आज स्पेशली साउथ इलाके में बने पहाड़ों में शिकार के लिया गया था, क्योंकि वहां के एलियन ज्यादा खतरनाक नहीं होते। वहां लो लेवल और लो रैंक के एलियन ही पाए जाते हैं। लेकिन अभय को फिर भी सतर्क रहने की जरूरत थी। माना कि वहां के एलियंस इतने खतरनाक नहीं होते, मगर वह अभय के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते थे, क्योंकि अभय अभी भी इतना ताकतवर तो नहीं हुआ था कि वह इपेटस ग्रह के कमजोर एलियंस का भी शिकार आसानी से कर सके। मुझे इस ग्रह पर डी रैंक से कम रैंक वाले एलियंस तो मिलना मुमकिन, और मैं डहरा ई रैंक में शायद ही उन डी रैंक एलियंस का सामना कर पाऊं। लेकिन अगर मेरा उनसे सामना हुआ तो मुझे इतना तो पता चल जाएगा कि मेरी फिजिकल फिटनेस किस लेवल तक पहुंची है। अभय अपने आप से बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। अभय आज से पहले कभी भी उस इलाके में नहीं गया था, क्योंकि विशाल और उसकी टीम ने उसका जीना इतना आराम कर रखा था कि अभय जब कभी बेस से बाहर निकलता तो विशाल और उसकी टीम के मेंबर्स उसको मारते पीटते थे। वह अभय को इतना मारते थे कि बेचारे को मेडिकल रूम में भर्ती होना पड़ता था। शुक्र है सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का कि वह यहां पर आधुनिक तकनीक तो स्थापित नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने इस बेस को इतना डेवलप तो कर दिया कि यहां पर मेडिकल तकनीक इस्तेमाल की जा सके, वरना मैं अभी तक न जाने कितनी बार मर चुका होता। अभय का विशाल से जितनी भी बार सामना हुआ, विशाल ने उसे बहुत बेरहमी से पीटा था। उन्हीं सभी घटनाओं को याद करते हुए अभय मन ही मन सोचते हुए पहाड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। अभय जैसे जैसे उन पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था, पहाड़ों की ओर से चलने वाली ठंडी ठंडी हवा उसके बालों को मानो सहला रही थी। लेकिन अभय का दिल एक गर्म जोश से भरा हुआ था। विशाल का ख्याल आने के बाद से उसका दिल और भी गुस्से से भर गया था। हर एक कदम उसे विशाल का हंसता हुआ चेहरा याद दिला रहा था कि वह कैसे उसको पीटते वक्त उसका मजाक उड़ाया करता था। अभय अपनी मुट्ठियां भिंचते हुए अपने आप से बोला, एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगा विशाल की असली ताकत क्या होती है, असली स्ट्रगल क्या होता है। अभय को चलते चलते वक्त का पता ही नहीं चला, और कब वह उस पहाड़ के सामने, जिसको अग्निबेस के इंसान डी पॉइंट हिल कहते थे, जा पहुंचा। इस इलाके को डी पॉइंट हिल कहने के पीछे भी एक वजह है। यहां नॉर्मली
डी रैंक के ही एलियंस मिलते हैं और यह अग्निबेस के पास सबसे सेफ इलाकों में गिना जाता है। डी पॉइंट हिल एक जंगल और रेगिस्तान का मिश्रण था। पहाड़ के किनारे पर भूरी रेत का कब्जा था और पहाड़ों के शीर्ष पर घने पेड़ों ने उसे घेर रखा था। जगह जगह नुकीले पत्थर निकले हुए थे और अजीब अजीब तरह की झाड़ियां थीं। इस हील पर इतना सन्नाटा था कि अभय के चलने से उसके कदमों की आहट खुद अभय को सुनाई दे रही थी। अभय एक मजाकिया अंदाज में कहता है, स्वागत नहीं करोगे? हमारा अभय इस अंदाज में यह डायलॉग बोलता है मानो वह दबंग मूवी का सलमान खान हो और यहां पर विलेंस के रूप में बसे हुए एलियंस का सफाया करने आया हो। ठीक है, देखते हैं यहां मेरा स्वागत कौन करता है, अभय ने धीरे से कहा और अपनी नजरों को चारों ओर घुमाने लगा। वह जानता था डी रैंक के एलियन भले ही शक्तिशाली ना हो, मगर वह बहुत चालाक हो सकते हैं। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। आवाज पास की झाड़ियां से आ रही थी। अभय सांस रोककर उस दिशा में देखने लगा जिस ओर से वह आवाज आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं यह विशाल और उसकी गैंग तो नहीं? लगता है उन्हें पता चल गया कि मैं फिर से इपेटस ग्रह पर टेलीपोर्ट होकर अग्निबेस आ गया हूं। शायद इसीलिए वह मेरा पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए। जब से अभय बेस में लौटा है उसका विशाल से सामना नहीं हुआ। टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी पर लौट गया था। लगता है उसका अंदाजा गलत था। अभय सोचता है शायद उसे एक बार फिर विशाल के हाथों जलील होना पड़ेगा। लेकिन इस बार अभय का अंदाजा गलत था। वहां विशाल नहीं बल्कि एक एलियन बीस्ट था जो दिखने में एक छिपकली और बिच्छू का मिश्रण लग रहा था। उसका शरीर तो छिपकली का था मगर उसके आगे के पंजे बिच्छू की तरह थे। वह कम से कम एक फ्रीज जितना बड़ा था। अभय उस एलियन बीस्ट को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसका दिमाग एक पल के लिए सुन रह गया। वैसे तो अभय एलियन बीस्ट का शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आया था, मगर उसने सोचा नहीं था कि उसका सामना इतने खतरनाक देखने वाले एलियन से हो जाएगा। मगर उससे भी चौंका देने वाली बात तो यह थी कि वह एलियन बीस्ट अभय के आगे से ऐसे गुजर गया जैसे कि उसने अभय को देखा ही नहीं हो। अगर कोई अभय को यह कहता कि विशाल जो उसका जानी दुश्मन है उसके लिए आइटम सॉन्ग पर अभय को खुश करने के लिए डांस कर रहा है, तो अभय उसकी बात भी मान लेता। मगर एक एलियन बीस्ट किसी इंसान को देखकर उसे नुकसान पहुंचाए बिना ही उसके पास से गुजर जाए, ये बात अभय को हजम नहीं हुई। उसने जब एक बार और गौर से देखा तो वह एलियन बीस्ट एक मुट्ठी जितने बड़े इंसानों जैसे दिखने वाले एलियन का पीछा कर रहा था। अब अभय को सारा माजरा समझ में आ गया। अच्छा, तो वह खतरनाक सा दिखने वाला एलियन उस मासूम से एलियन का पीछा कर रहा है। मगर उस एलियन में ऐसा क्या है जो इस बड़े से एलियन ने मुझ पर ध्यान तक नहीं दिया? अभय उस एलियन से इस तरह रूठा था मानो अभय कोई लड़की हो और वह एलियन उसका बॉयफ्रेंड, और उसका बॉयफ्रेंड मानो उसकी खूबसूरती की तारीफ के बिना ही मुंह मोड़ के चला गया हो। वह छोटा सा एलियन जो उस बड़े से एलियन के आगे दौड़ रहा था, देखने में ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बर्फ का बना हो। उसके सर पर एक क्वीन के सिर के ताज जैसा बर्फ का बना ताज था और उसने बर्फ की बनी होगी एक फ्रॉक पहनी हुई थी। वह किसी स्नो डॉल से भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। क्या एलियन इतने प्यार भी हो सकते हैं? अभय उस प्यारे से एलियन की तरफ देखते हुए कह रहा था। अगर अभय का बस चलता तो वह अभी इसी वक्त उसे बड़े से एलियन को मारकर उस स्नो एलियन की जान बचा लेता। उस एलियन को देखकर अभय को अपना स्ट्रगल याद आ गया कि कैसे विशाल ने उसका इस बेस पर जीना हराम कर रखा था। वह भी इसी तरीके की जान बचाने के लिए इस जंग में उतर जाता है। अभय के मन में उस छोटे से स्नो एलियन के लिए दया और विशाल के लिए दबा हुआ